तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। तो अगला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका सीमेन। सीमेन में हम बात करेंगे सीमेन के इंट्रोडक्शन की, यानी सीमेन क्या है, कैसा दिखता है, उसके नेचर की, उसकी प्रॉपर्टीज की और कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन में दो पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेमाइनल वेसिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इससे पहली वाली दो वीडियोस में। अभी हम टोटल इसमें फोकस करेंगे स्पर्म के बारे में और थोड़ा बहुत इन ग्लैंड्स के बारे में जो इसका रिलेशन है। फिर हम सीमेन के एनालिसिस को समझेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को समझेंगे कि फर्टिलिटी के लिए सीमेन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और लास्ट में अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि सीमेन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीमेन एक वाइट या ग्रे कलर का फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइड एक्चुअली में अलग अलग ग्लैंड से आए हुए सिक्रेशन का कलेक्शन होता है, और इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है? फ्लूइड फ्रॉम टेस्टिस। कई बार हम सोचते हैं कि सेमाइनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रिन, तीन ग्लैंड का ही सिक्रेशन होता नहीं। टेस्टिस के अंदर जो डक्ट होती है उनसे भी कुछ कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं, और वो सिक्रेशंस भी मेन होते हैं। इसीलिए यहाँ इस बात पर ध्यान देना है कि सिक्रेशंस फ्रॉम टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सभी का कलेक्शन होता है। तो जब भी सेक्सुअल एक्ट होता है, उस सेक्सुअल एक्ट के दौरान सीमेन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजैकुलेशन। क्या कहते हैं? इजैकुलेशन। प्यारी समझ गई। यहाँ टेस्टिस का मेन काम स्पर्म प्रोवाइड करना होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन सीमेन को मिल्की अपीयरेंस देता है, जबकि सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन सीमेन को म्यूकोइड कंसिस्टेंसी या चिपचिपापन देते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट से मिल्की अपीयरेंस मिलती है, टेस्टिस से स्पर्म मिलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सीमेन की। ठीक है, सीमेन की नेचर क्या होती है? तो देखिए, इजैकुलेशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, ह्यूमन सीमेन लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन तुरंत बाद ये कोगुलेट या क्लॉट बन जाता है। कुछ टाइम बाद सीमेन फिर से लिक्विड बन जाता है, जिसे हम सेकेंडरी लिक्विफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी लिक्विफिकेशन कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल से सीक्रेट होने वाला फाइब्रिनोजन प्रोस्टेट ग्लैंड के क्लॉटिंग एंजाइम की वजह से एक वीक कोगुलेट बना देता है। ये कोगुलम लगभग 30 मिनट के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से बनने वाले एक और फैक्टर, जिसको हम बोलते थे फिब्रिनोलाइसिन, की हेल्प से डिसॉल्व हो जाता है। जब सीमेन इजैकुलेट होता है तो कोएगुलम की विस्कोसिटी की वजह से स्पर्म नॉन मोटाइल रहते हैं, है ना, क्योंकि वो गाढ़ा होता है कोएगुलेट, तो वो कैसे रहते हैं? नॉन मोटाइल। लेकिन जैसे ही कोएगुलम डिसॉल्व होगा, स्पर्म दोबारा से मोटाइल हो जाएंगे और वजाइना से सर्विक्स में होते हुए, यूट्रस में होते हुए कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई गई सीमेन की? तो सीमेन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें मेन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो होती है 1.028। उसका वॉल्यूम कितना हो सकता है, जो वेरी करता है 2 ml से 6 ml पर इजैकुलेशन। रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी pH अप्रोक्सीमेटली 7.5 होती है, और ये एल्कलिनिटी की जो मेन वजह होती है वो होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेन। तो ये हमें उसी चार्ट पे मिलेगा जिसमें हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की थी, सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा और प्रोस्टेटिक फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो चलिए कंपोजिशन को देख लेते हैं टेबल में से। कंपोजिशन में वैसे देखने लायक कुछ है नहीं, सिंपल सा हमें पता है कि अगर कंपोजिशन में देखें तो 10% जो है कंट्रीब्यूशन वो स्पर्म का है, और 90% फ्लूइड किसका है? सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि कलेक्टिव फ्लूइड है किसका? सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, टेबल देख लेते हैं। टेबल में यहाँ पर देखिए, इस टेबल को मैं फिर से बता देता हूँ। ये स्पर्म 10%, बाकी 90% क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा। चलिए अब हम बात करते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो हैविंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सिक्रेशंस फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड, पर्टिकुलरली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मतलब कि इन सिक्रेशंस के अलावा जो भी हमने डिस्कस किया, यानी 10% स्पर्म और 90% फ्लूइड पार्ट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, जिसको हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, इसके अलावा ट्रेसेस में या थोड़ी मात्रा में म्यूकस ग्लैंड, जो कि स्पेसिफिकली कौन सी म्यूकस ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन भी इसमें मिलते हैं, लेकिन वो जनरली प्री इजैकुलेशन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्म की। चलिए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। तो देखिए, स्पर्म के बारे में ध्यान से सुनिए कि स्पर्म में क्या क्या मुझे याद रखना है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है या मेल रिप्रोडक्टिव सेल है।
ये टेस्टिस में डेवलप होता है और स्पर्म को स्पर्मेटोजून भी कहते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ एक प्लूरल वर्ड है, यानी अगर एक स्पर्म की बात करेंगे तो आप उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजून। और एक मैच्योर स्पर्म की लेंथ होती है करीब करीब 60 माइक्रोन। अगर मैं स्पर्म की काउंट की लेकर कोई बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि आप ध्यान रखें कि नॉर्मल स्पर्म काउंट लगभग 50 से 100 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन होता है। और अगर काउंट 20 मिलियन से कम चली जाए किसी मेल में तो वो मेल कैसा हो जाएगा? स्टेराइल। क्लियर? इसके अलावा स्पर्म जो है मेल जेनिटल ट्रैक्ट में काफ़ी समय तक स्टोर हो सकते हैं, लेकिन इजेकुलेशन के बाद स्पर्म की लाइफ कितनी बचती है? केवल 24 से 48 घंटे के लिए। वो भी कब? बॉडी टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि रेट ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म से रिलेटेड, मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म की मोटिलिटी कितनी होती है? लगभग 3 mm पर मिनट, है ना? 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से ये चलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लगभग 30 से 60 मिनट में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। और सेक्सुअल एक्ट के दौरान होने वाली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कौन सी वाली? आपकी जिसको हम बोलते थे रिवर्स पेरिस्टेलिसिस, है ना? उसके थ्रू इसको और हेल्प मिल जाती है और स्पर्म आसानी से मूव करता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। और रिवर्स पेरिस्टेलिसिस में मोटिलिटी को कौन बढ़ा देता था? प्रोस्टाग्लैंडिन। कहाँ से सिक्रेट होते थे? सेमाइनल वेसिकल के सेमाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते थे। ठीक है, उसकी वजह से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन से इरिटेशन होता है और पेरिस्टेलिसिस कैसी आती है? रिवर्स पेरिस्टेलिसिस। क्लियर? इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का भी वहाँ मेन रोल रहता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि स्पर्म के कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, यानी स्पर्म के टोटल 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी और टेल। चलिए अब हर एक पार्ट को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ हेड के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए स्पर्म का जो हेड है वो ओवल शेप का होता है फ्रंट व्यू में। ठीक है, इसकी लेंथ 3 से 5 माइक्रोन तक होती है और विड्थ 3 माइक्रोन तक होती है। हेड का एंटीरियर पार्ट थोड़ा सा थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है। हेड एक थिन सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसमें कंडेंस्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। हेड का एंटीरियर 2/3 को एक्रोजोम या गैलिया कैपाइटिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम या गैलिया कैपाइटिस। किसको? एंटीरियर 2/3 को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्रोजोम, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? गैलिया कैपाइटिस। क्लियर? अब एक्रोजोम क्या है थोड़ा ये समझते हैं। तो देखिए एक्रोजोम स्पर्म हेड का कैप लाइक थिक स्ट्रक्चर होता है और ये किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? गोल्गी एपरेटस, जो आपका नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल है उसके मॉडिफिकेशन से बनता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड और एसिड फॉस्फेटेस। इसके अलावा एक्रोजोम कंटेन हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम और इसके अलावा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी इसके अंदर होते हैं, जो किस काम आते हैं? वो काम आते हैं स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज कराने में। क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक रीजन की। तो हेड बॉडी से एक शॉर्ट नेक के थ्रू कनेक्टेड रहता है। नेक का एंटीरियर एंड एक थिक डिस्क शेप स्ट्रक्चर का होता है जिसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। पोस्टीरियर एंड पर पोस्टीरियर एंड नॉब होता है जो बॉडी का एक्सियल फिलामेंट को बनाता है। ठीक है, कभी कभी नेक और बॉडी को मिलकर हम मिड पीस भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ना, दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? मिडिल पीस या मिड पीस भी कहते हैं। अब आ गई मेन बॉडी की बात। बॉडी की बात हम करें तो बॉडी सिलिंड्रिकल होती है जिसकी लेंथ 5 से 9 माइक्रोन तक होती है और थिकनेस केवल 1 माइक्रोन होती है। बॉडी के सेंटर में एक एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है, जो थिन साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल से कवर्ड होता है। एक्सियल फिलामेंट नेक के पोस्टीरियर एंड नॉब से स्टार्ट होता है, जैसा अभी हम लिखा था ना, पोस्टीरियर एंड नॉब से स्टार्ट होता है और बॉडी के थ्रू पास होता हुआ एंड डिस्क या एंड रिंग सेंट्रियोल तक पहुंच जाता है। बॉडी में एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरल फिलामेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से बने होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी देते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखेगा, देखिए स्पाइरल फिलामेंट, ब्लू कलर से एक्सियल फिलामेंट, ये एंड डिस्क है ना, और ये पोस्टीरियर एंड नॉब है ब्राउन कलर से जो एक्सटेंड कर रहा है स्पाइरल फिलामेंट में, और जो येलो कलर के हैं वो सारे के सारे क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मेन स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखते हैं इसमें। फिर लास्ट में बात करते हैं हम किसकी? टेल। अब टेल के बारे में क्या है? जो टेल है वो खुद अपने आप में 2 सेगमेंट में बनी होती है। एक होता है चीफ या मेन पीस, ये साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल से कवर्ड होता है और इसमें एक्सियल फिलामेंट या एक्सियल थ्रेड होता है।
इसकी लेंथ होती है 40 to 50 माइक्रोन। और एक होता है टर्मिनल या एंड पीस, इसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट होता है। क्लियर, इसमें सिर्फ क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक्सियल फिलामेंट होता है केवल, ठीक है। इसके ऊपर ये साइटोप्लाज्मिक कवरिंग नहीं है, कि कैप्सूल नहीं है, ठीक। साइटोप्लाज्म खत्म होता है, लेकिन हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से कवर करेगी, ये याद रखना है ना। तो ये हो गए टेल की बात है। नाइस। इसके अलावा सीमेन में हमने स्पर्म की सारी क्वालिटी देख ली, फिर हमने प्रोडक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल और प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोस्टेटिक ग्लैंड पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब ये तीनों चीजें मिलाकर बन गया हमारा सीमेन। और अब हम इस सीमेन का करेंगे एनालिसिस, यानी पता करेंगे कि इसको एवेल्यूएट करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्पफुल हो सकती है। किसमें, किसी पर्सन को अगर इनफर्टाइल कपल है तो मेल की अगर किसी में गड़बड़ी है मेल के अंदर, तो उसकी मेल इनफर्टिलिटी को हम चेक कर सकें, है ना। अब पैरामीटर्स क्या होंगे सीमेन एनालिसिस के, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, रिएक्शन और पीएच, लिक्विफेक्शन, स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, पस सेल, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज लेवल। क्यों, इसमें दो मेन है, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी। मैक्सिमम जो इश्यूज होते हैं वो इसी को लेकर होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वालिटीज ऑफ सीमेन रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी, है ना। फर्टिलिटी के लिए सीमेन के मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए पहले बात है कि जो सीमेन का वॉल्यूम है वो मोर देन 2 ml होना चाहिए पर इजैकुलेशन। स्पर्म काउंट जो है मोर देन 20 मिलियन पर ml होनी ही चाहिए। टोटल स्पर्म जो होता है वो मोर देन 40 मिलियन होने ही चाहिए पर इजैकुलेशन, ठीक है। उनमें से 75% स्पर्म पर इजैकुलेशन मस्ट बी अलाइव, यानी वो जिंदा होने चाहिए। उनमें फिर 50% कम से कम उस वैल्यू के कैसे होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए। फिर उसके कम से कम 30% उसमें ऐसे होने चाहिए जिनके पास नॉर्मल शेप और स्ट्रक्चर हो। हेड डिफेक्ट मस्ट बी लेस देन 35%, ऐसे स्पर्म नहीं होने चाहिए कि 35% से ज़्यादा उनका हेड खराब है, या मिडिल फीस वाले डिफेक्ट वाले 20% से कम ही होने चाहिए, और टेल वाले भी 20% से कम ही होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करके चलनी है, लेकिन मेन है क्वांटिटी और क्वालिटी, क्योंकि 2 ml तो 2 ml से ज़्यादा ही होना चाहिए सीमेन का वॉल्यूम, और काउंट 20 मिलियन से होनी चाहिए ज़्यादा। और उसमें याद रखना है ये कि 75% जिंदा होने चाहिए, और उस 75% का अप्रोक्सीमेटली 50% मूवमेंट शो करें अच्छा वाला, और उस 50% का एटलीस्ट 30% के अंदर नॉर्मल शेप होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की, यानी क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में पहला टर्म जो आप सबसे ज़्यादा देखते हैं उसका मतलब होता है एजुस्पर्मिया। इसमें होता क्या देखते हैं, देखिए एजुस्पर्मिया में सीमेन में स्पर्म एब्सेंट होते हैं। ये कंजेनाइटल डिसीज है, इंपॉर्टेंट बात ये है। ये कंडीशन एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंड्रोजन के यूज से भी हो सकती है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ये सारे हार्मोन्स ले रहा है उस केस में भी। दूसरा है ओलिगो, ओलिगो माने होता है फ्यू। इसमें जो स्पर्म काउंट होती है वो 20 मिलियन पर ml से कम होती है, और ये एक बहुत कॉमन कॉज है किसका, इनफर्टिलिटी का। फिर है टेरेटोजूस्पर्मिया। इसमें जो कंडीशन है बेसिकली, उसमें आपको याद रखना है कि इसमें मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होता है, और इसमें टेरेटोस्पर्मिया भी कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं, है ना, यानी मॉर्फोलॉजी यानी शक्ल सूरत। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ठीक है। ये कब हो सकता है, ये हो सकता है क्रोन्स डिसीज, हॉकिंस डिसीज या सीलियक डिसीज में, और ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से ही इनफर्टिलिटी का मेन कॉज होता है, ठीक है। तेरे तो शक्ल अच्छी नहीं, शक्ल से याद रखना टेरेटोस्पर्मिया मतलब मॉर्फोलॉजी। अगला वर्ड है एस्पर्मिया। अच्छा, तेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक वर्ड और होता है एस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया। इसका मतलब होता है मोटिलिटी से रिलेटेड डिफेक्ट, है ना, मूवमेंट से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट हुआ करता था जब हम याद करते थे, तेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे तो मतलब एस्थेनोजूस्पर्मिया। अब बात करते हैं एस्पर्मिया की। एस्पर्मिया इज अ लैक ऑफ सीमेन। क्या है, लैक ऑफ सीमेन। यहाँ स्पर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे के पूरे सीमेन की लैकिंग की बात हो रही है। ये कब होता है,
ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की वजह से होता है, जिसमें सीमेन यूरेथ्रा की जगह यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ये ब्लैडर स्फिंक्टर डिस्फंक्शन या प्रोस्टेटिक सर्जरी में एक्सेसिव ड्रग की यूज की वजह से भी देखने को मिलता है। एस्पर्मिया इनफर्टिलिटी कॉज करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मेन कॉज क्या है इसका? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, है ना, यानी पीछे की तरफ इजैकुलेट होना चाहिए आगे, ठीक है, पेनिस के थ्रू एक्सटर्नली, लेकिन हो कहाँ रहा है? टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। फिर है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, सीमेन का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, ठीक है। देखिए ये है ओलिगोजूस्पर्मिया, जू मतलब लाइफ, यानी यहाँ स्पर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ ओलिगोस्पर्मिया, यहाँ केवल सीमेन की बात कर रहे हैं, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। हेमेटोस्पर्मिया, हेमेटो माने इसका मतलब है सीमेन में ब्लड प्रेजेंट होता है। ये यूरेथ्रा या प्रोस्टेट के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और ये कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो सीमेन का कलर है वो रेड दिखे, उसके अंदर आपको WBC और RBC ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब उसमें ब्लड है। तो ये थे हमारे मेन कंटेंट इस चैप्टर का, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।